अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इन सर्च ऑफ विजडम और आज की हमारी डिस्कशन होगी मंगोल्स के बारे में। लफ्ज़ मंगोल सुनते ही हमारे जहनों में बहुत ही जालिम और वहशी किस्म के लोग आ जाते हैं जिन्होंने दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाई है। लेकिन हकीकत इसके बरअक्स भी है। जी, मंगोल दुनिया में सिर्फ तबाही और बर्बादी ही नहीं लाए, बल्कि वो दुनिया को कुछ ऐसी चीजें भी देकर गए हैं जिनका आज तक कोई मैच नहीं है, जिनका आज तक कोई नेमुल बदल नहीं है। अपनी आज की डिस्कशन का आगाज करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अजीम मंगोल सल्तनत कोरिया से यूक्रेन तक और साइबेरिया से सदरन चाइना तक फैली हुई थी। ये बात है 12वीं सदी ईस्वी की, जब मंगोल एम्पायर कायम हो रही थी। मशरकी एशिया के मैदानों में तुर्किश और मंगोल ट्राइब्स इधर उधर हिजरत करते रहते थे और ये कबाइल खान यानी कबीले के सरदार के अंडर हुआ करते थे। ये लोग भेड़ बकरियां पाला करते थे, ऊंट और घोड़े भी रखा करते थे। इसके अलावा ये लोग खेमों में रहा करते थे और गर्मी और सर्दी के बदलते मौसमों में इधर से उधर हिजरत भी किया करते थे। इन कबीलों में औरतों को बहुत ही ज्यादा अहमियत हासिल थी। तिजारत और हिजरत के मामलात को औरतें ही देखा करती थी, जबकि मर्द हजरात खुद को जंगी मशकों में ज्यादातर मशगूल रखा करते थे। इसके अलावा ये खाना बदोश कबाइल आपस में भी जंगे लड़ा करते थे। इन्हीं सब हालात के दौरान एक बच्चे की पैदाइश होती है मंगोल फैमिली में। अभी ये बच्चा बहुत ही छोटी उम्र में होता है कि इसके बाप का इंतकाल हो जाता है और ये बहुत ही ज्यादा गुर्बत और तंगी में अपनी जिंदगी गुजारता है। लेकिन थोड़े ही अरसे में ये इन सारी चीजों पे काबू पा लेता है और कई मंगोल ट्राइब्स को अपने साथ इत्तेहादी बना लेता है। इस बच्चे का नाम था तमुजिन। तमुजिन दूसरे कबायली सरदारों के बरअक्स अपने सिपाहियों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था और उन्हें मेरिट पे प्रमोट किया करता था। इसके अलावा जिन कबाइल को वो फतह करता था उनके सिपाहियों को अपनी फौज में शामिल कर लिया करता था और उन्हें अपनी फौज के मुख्तलिफ दस्तों में बिखेर दिया करता था। उसके ये मूव इतनी ब्रिलियंट थी जिसकी वजह से फतह होने वाले कबाइल के फौजी ना ही दोबारा से मुत्तहिद हो पाते थे और ना ही उसके खिलाफ किसी किस्म की बगावत कर पाते थे। 1206 ईस्वी तक उसने तमाम मंगोल ट्राइब्स को मुत्तहिद कर लिया था और चंगेज खान का लक़ब इख्तियार कर लिया। मंगोलों का मजहब शामनिज्म था। शामनिस्ट ये बिलीव करते हैं कि दुनिया में उनके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आबाऊ अजदाद हैं, उनकी रूहों ने सबसे पहले दुनिया को आबाद किया था और मंगोलों के आबाऊ अजदाद की हिफाजत तेंग्री, जो कि आसमानों का खुदा है, वो करता है। इसके अलावा चंगेज खान का ये भी ख्याल था कि तेंग्री खुदा ये चाहता है कि वो पूरी दुनिया को फतह करके अपने अंडर कर ले। ये एक ऐसा बिलीव था जिसने मंगोलों को आपस में मुत्तहिद भी कर दिया और उन्हें ये लगता था कि जो भी उनके सामने रेजिस्ट करेगा दरअसल वो तेंग्री खुदा के सामने रेजिस्ट करता है। इसलिए उन पे ये फर्ज हो जाता था कि वो रेजिस्ट करने वालों को नेस्तो नाबूद कर दें। चंगेज खान की लीडरशिप में मंगोलों ने सबसे पहले नॉर्दर्न चाइना यानी शुमाली चाइना को फतह किया और उसके बाद वो मशरक की तरफ बढ़ना शुरू हुए, जहाँ पे उन्होंने इस्लामी सल्तनतों को जेर करना शुरू कर दिया। 1227 ईस्वी में चंगेज खान की डेथ हो गई और उसकी डेथ के बाद उसके बच्चों ने उसके मिशन को आगे लेकर चलना था। 1230 तक चंगेज खान के बेटे तुर्किश सल्तनतों को जेर कर चुके थे और साथ ही साथ अब उन्होंने यूरोप की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। 1241 तक उन्होंने रशिया के बहुत सारे एरिया पर कब्जा कर लिया और 1250 में इन्होंने बगदाद को तबाह बर्बाद कर दिया। बगदाद की तबाही से मुसलमानों की कमर टूट कर रह गई और 1279 तक ये सदरन चाइना में पहुंच गए। मंगोलों की सल्तनत के बारे में सोचकर ऐसे लगता है कि इसमें हर वक्त जंग का समां होगा और कत्लो गारत गरी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मंगोल किसी सल्तनत को फतह कर लेते थे तो वहां से खुद चले जाते थे और वहां पर वहीं का एक हाकिम मुकर्रर कर लेते थे जो कि उनके लिए उस इलाका को गवर्न करता था। इसके अलावा मंगोल किसी के मजहब में भी दखल अंदाजी नहीं करते थे। वो जिस भी इलाका को फतह करते थे वहां पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो थी वो आम थी। किसी पे भी पाबंदी नहीं थी कि वो मंगोलों का दीन इख्तियार करे। मंगोलों के पास हुनरमंद अफराद की बहुत ज्यादा कमी थी, इसलिए वो जो भी इलाका फतह करते थे वहाँ के हुनरमंद लोगों को फोर्सेबली अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों में भेज दिया करते थे। मंगोलों को कढ़ाई और बुनाई वाले कपड़े बहुत ही ज्यादा पसंद थे। इसके लिए वो चाइना से सिल्क लेते, तिब्बत से गोल्ड लेते और बगदाद और ईरान में बैठे हुए हुनरमंद अफराद से सिल्क पर गोल्ड की कढ़ाई करवाया करते थे। गोल्ड से की गई खूबसूरत कढ़ाई वाले ये कपड़े मंगोल खुद भी पहना करते थे और अपने खेमों की एंट्रेंस में भी लगाया करते थे। मंगोलियन रूल के दौरान सिल्क रोड पर तिजारत को बहुत ही ज्यादा फरोग मिला। मंगोल चाइना से सफेद रंग के बर्तन, जिनमें ज्यादातर प्लेटें शामिल हुआ करती थी, इस वाइट पॉटरी को ईरान में लाया करते थे। ईरान में बैठे हुए हुनरमंद अफराद इन सफेद बर्तनों पर नीले रंग से बहुत ही प्यारे प्यारे डिजाइन बनाया करते थे। नीले और सफेद
رنگ کے اس کمبینیشن کو منگول رائل فیملیز میں بہت ہی پسند کیا جاتا تھا اور رائل فیملی کے لوگ انہی برتنوں کو اپنے کھانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ 1260 میں چنگیز خان کی اولاد میں سلطنت کی تقسیم کے متعلق بہت ہی زیادہ جھگڑے شروع ہو گئے اور یہ جھگڑے آہستہ آہستہ سول وار میں تبدیل ہو گئے، جس کے نتیجے میں چنگیز خان کی امپائر جو تھی وہ 4 حصوں میں بٹ گئی۔ چائنا میں کبلائی خان کی یوان ڈائنسٹی وجود میں آئی اور اس دوران چائنا نے سائنس اور کلچر میں بہت ہی زیادہ فلورش کیا۔ اس ٹائم کو چائنا کا گولڈن ایج کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران میں الخانی سلطنت تھی۔ الخانی سلطنت بھی اپنی کنسٹرکشن اور اپنی تعمیرات کی وجہ سے بہت ہی زیادہ مشہور ہوئی۔ سینٹرل ایشیا میں چغتائی خانیٹ تھی۔ چغتائی خانیٹ نے تیمور جیسے لیڈر پیدا کیے اور تیمور کی اولاد میں سے ہی بابر نے آگے مغل امپائر انڈیا میں قائم کی، اور ایسٹرن یورپ میں منگولوں کی امپائر کو گولڈن ہورڈ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور انہوں نے رشیا، یوکرین اور کرغستان کے علاقوں پر حکومت کی تھی۔ اگرچہ منگولوں کی یہ امپائر بہت ہی کم عرصہ کے لیے تھی، لیکن کم عرصہ ہونے کے باوجود بھی منگولوں کی اس امپائر نے دنیا پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں جو کہ آج تک بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔